नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नामर्द। दोस्तों, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं तो सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। मेरा भाई मुझसे 12 साल बड़ा था। उस समय से वह बेचारा हमारे लिए कमाने लगा और उसने हमारे पेट की आग बुझाने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि उसने हमारे लिए घर भी बना दिया, एक प्यारा सा घर। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास अपना घर होगा। आज हमारे पास घर भी था और एक छोटी सी गाड़ी भी थी। मेरे भाई का कारोबार भी अच्छा था और वह बहुत अच्छा इंसान था। मैं कभी भी उससे पैसे मांग लेती थी, वह मुझे हमेशा ज्यादा पैसे देता था। मेरी माँ भी उसकी बहुत तारीफ करती थी। हम बहन भाइयों में बहुत प्यार था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी मेरे भाई ने की और उसको बहुत सारा दहेज दिया। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा भाई था तो इसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। जब मेरे भाई के शादी की बात आई तो मेरी माँ ने भी जगह जगह घूमकर बहुत ही खूबसूरत लड़की का चुनाव किया। मेरी माँ का कहना था कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए खूबसूरत हमसफर चुने, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि आप लोग जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। हमने उसके लिए बहुत प्यारी लड़की तलाश की थी जिसका नाम सिया था। वह शक्ल और रवैये में भी बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत थी और घर को संभालती थी। दोस्तों, उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और अब मेरी शादी की बारी आ गई थी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे बड़ी बहन को दहेज दिया था वैसे ही अपनी छोटी बहन को वही दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत खुश थी। एक अच्छा इंसान आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। मेरी भाभी भी अच्छी थी। वह भी किसी मामले में नहीं बोलती थी, लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा उदास रहती थी क्योंकि उनकी शादी को 3 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं थी। हमने जगह जगह इलाज करवाया लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी माँ की एक रिश्तेदार आ गई और उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने बेटे के साथ जुल्म कर दिया। तुमन इसको एक बाज औरत लेके दे दी जो इसको अभी तक औलाद की खुशी भी नहीं दे सकी है। तुम्हारे तो घर में एक ही मर्द है। इस घर में रौनक होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तुम्हारे बेटे के यहाँ बेटा पैदा हो जाता तो उसका सहारा बन जाता, उसको भी तसल्ली हो जाती कि बेचारा बचपन से कमाने लगा है, लेकिन चलो कोई उसका सहारा बनने वाला भी इस दुनिया में आ गया है। जब लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले उसको यही बात की जाती है कि अब तुम्हें बच्चे पैदा करनी है। यह हमारे समाज का एक हिस्सा है और यह ऐसा सवाल है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है। यहाँ तक कि रास्ते में अगर आप किसी औरत के पास खड़े हो जाए तो वही पूछ रही है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और अगर आप कह दो कि बच्चे नहीं हैं, तो फिर वह बाकी की बातें भी पूछना शुरू कर देती है कि क्यों नहीं है, कब से नहीं है। दोस्तों, जबकि देखा जाए तो यह इंसान का एक पर्सनल मामला है, लेकिन लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं और फिर लोगों को भी बताते हैं कि वह फलां औरत है, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, उसके बच्चे नहीं हैं। फिर लोग आपको आपके नाम से नहीं बुलाते बल्कि कहते हैं कि वह औरत है ना, वह जिसके बच्चे नहीं हैं। इसलिए संतान न होना शायद इस वक्त समाज में एक बहुत बड़ा दिक्कत भी है और सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है। और तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ चुपचाप ये बातें सुन रही थी। मैंने कहा कि आंटी, हमें थोड़ी पता था कि ऐसा होगा। उसने कहा कि अब तो पता है तुम लोगों को, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? भाई की जान छुड़ाओ, किसी अच्छी लड़की से शादी करवा दो। 1 ही साल में खुशखबरी आ जाएगी, घर में रौनक लग जाएगी, तुम्हारा भाई भी खुश हो जाएगा। ऐसे पेड़ को घर में लगाने का क्या फायदा जिसके ऊपर न फल होता है और न फूल और न ही वह साया देता है। तुम्हारी भाभी के यहाँ कभी औलाद नहीं होने वाली। 3 साल हो गए हैं। मेरी माँ चुपचाप ये बातें सुन रही थी। दोस्तों, जब वह औरत चली गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि कह तो ठीक रही थी,
यह तो भाई के साथ जुल्म हो रहा है। आपको पता है उनको बच्चे कितने ज्यादा पसंद है। जब बड़ी बहन की बेटी आती है तो कैसे उसको गले से लगाते हैं, उठा करके घूमते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अपने बच्चे तो दूसरों के बच्चों से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, जो तूने इस तरह की कोई बात सोची, अगर तेरी यह बात तेरी भाभी ने सुन ली तो उसको कितना बुरा लगेगा। फिर मैंने कहा कि इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, हकीकत तो सबको बुरी लगती है। भाभी बाज हैं, इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। मेरी भाभी ने यह बात सुन ली। वह शायद किचन में खड़ी थी, रोती हुई वहाँ से चली गई और मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। वह मुझे कहने लगी, बेवकूफ, तेरी भाभी के अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि तेरा भाई बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है। उसके अंदर कमी है और उसको भी इस बात का पता नहीं है। वह बेचारा शरीफ आदमी, मासूम और पढ़ा लिखा भी नहीं है। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे और हमने उसे कहा था कि ये रूटीन के टेस्ट हैं। उससे किसी बात का पता ही नहीं चला। अभी 4 महीने पहले ही डॉक्टर ने हमें बताया है कि तेरी भाभी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी सब कुछ सह रही है, खामोशी से इसी इंसान के साथ जी रही है। और तू चाहती है कि मैं ऐसी औरत को घर से निकाल दूं, उस पर जुल्म कर दूं, ताकि हमारे घर पर कोई मुसीबत आ जाए। औरत बाज हो तो मर्द उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाता, लेकिन जब मर्द के अंदर कोई दिक्कत हो तो औरत बेचारी किसी को यह बात बता भी नहीं पाती है। खबरदार, जो इस तरह की कोई बात की, जाकर अपनी भाभी से माफी मांग। दोस्तों, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने भाभी को कहा तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उस औरत ने मेरे दिमाग में अजीबगरीब बातें भर दी थी, तो मैंने भी ऐसे ही कहना शुरू कर दिया। मेरी भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने तो पहली दफा यह बात की है, मोहल्ले में तो सब हमेशा यह बातें करते हैं, मुझे आदत हो गई है। मैंने कहा कि आप फिक्र न करें, मैंने सुना है जब औरत की शादी होती है और वह जो पहली दुआ मांगती है वह जरूर कबूल होती है। जब मेरी शादी होगी तो मैं सबसे पहले आपके लिए ही दुआ मांगूंगी। मेरी भाभी ने मुझे फौरन माफ कर दिया। वह वाकई बहुत अच्छी इंसान थी। दोस्तों, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। लड़का भी खूबसूरत था और फैमिली भी अच्छी थी। मेरे भाई ने मुझे इतना सारा सामान दिया कि मेरी पहले ही ससुराल में बहुत ज्यादा इज्जत बन गई थी। मेरी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उदासी और परेशानी के वजह से उनकी खूबसूरती खत्म होती जा रही थी। हमेशा उनके चेहरे पर एक दुख होता था। वह बच्चों को देखती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह सब कुछ सह रही थी, लेकिन हर इंसान की सहने की भी एक हद होती है। उसके अंदर एक तूफान बन जाता है जो अंदर से उसे खा जाता है। मेरी भाभी की यही हालत थी। वह मेरे भाई को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी, नहीं तो वही तूफान मेरे भाई के अंदर चला जाता, जो पहले ही हम सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। दोस्तों, लेकिन खुद मेरी भाभी एक ऐसी आग में जल रही थी जो उनको दिन ब दिन खराब कर रही थी। मेरी माँ को भी मेरी भाभी की बहुत फिक्र लगी रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक अजीब बात कही और मैं उस बात को ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन जब बात समझ आई तो आम सी बात थी। माँ ने कहा कि मेरी अभी शादी हुई है और शुरू के दिन बड़े ही अहम होते हैं। उन दिनों मर्द की अक्ल गधे की अक्ल के बराबर होती है, उसको औरत के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, फिर मैंने कहा कि आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा, देखो, पहली बात तो ये कि तुमको ये बात किसी को बतानी नहीं है। जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे पास आने लगे, तुम्हारे कमरे में आने लगे, तो तुझे अपनी भाभी का जोड़ा पहनना है। दोस्तों, मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, यह कैसी बात है? भला इससे क्या होगा? मैं भाभी के कपड़े पहन के जाऊंगी?
क्या मेरे अपने कपड़ों में अपने पति को अच्छी नहीं लगूंगी? मेरी माँ कुछ सोचकर बोली और कहने लगी, क्योंकि तेरी भाभी के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तू खूबसूरत लगेगी और अपने पति के दिल में घर कर लेगी। मर्द हमेशा मर्द ही रहता है, उसे खूबसूरती ही अच्छी लगती है और खूबसूरत लगने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तेरी भाभी को तो सिलाई आती है, वह कितने प्यारे प्यारे कपड़े सीती है और तुम दोनों को एक दूसरे के कपड़े पूरे भी आ जाते हैं। तो तुम उससे रोज एक जोड़ा मांग के लिया करो और अगर तुमसे वजह पूछ ले तो उसको यही वजह बताना। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं अपनी माँ की इस बात पर भी हैरान हुई कि बाकी सब क्या संभालना है, क्या वह मुझे जोड़ा देने से इनकार कर देंगी? माँ ने कहा कि नहीं, मतलब कहीं उसको अजीब न लगे, बस मैं उसको समझा दूंगी। वैसे भी वह बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है, तो बस उनके कपड़े पहनकर ही अपने पति के साथ वक्त गुजार। दोस्तों, फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाभी के पास बहुत खूबसूरत जोड़े थे। मैंने उनको यह बात कह दी कि मुझे आपका जोड़ा चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और कहा, अलमारी तुम्हारे सामने है, जो भी लेना है ले लो। लेकिन मुझे पता था कि जब मैं रोज रोज जोड़े मांगने के लिए आऊंगी तो वह जरूर इनकार करेंगी, पर माँ ने कहा था कि वह बाकी सब कुछ खुद ही संभाल लेंगी। मेरी माँ का रवैया काफी अजीब हो गया था। वह मेरी भाभी के साथ कोई बात करती रहती थी। एक दफा तो मैंने देखा कि भाभी के कमरे में थी और दोनों बाकायदा लड़ाई कर रही थी। वह लड़ तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी बहुत ज्यादा संजीदा मुद्दे पर बात हो रही है। जब मैं अंदर गई तो दोनों खामोश हो गईं। दोस्तों, मैंने कहा, क्या बात है? मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ का कहना था, कुछ नहीं, आज पहली दफा इसको डांट दिया तो गुस्सा हो गई है। मैं अपनी माँ को जानती थी, औलाद अपनी माँ को जानती है। माँ झूठ बोल रही थी और मेरी भाभी भी नजर नहीं मिला रही थी। यह दोनों आपस में कुछ बक रही थी और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वैसे तो घर में कोई भी बात होती थी तो मेरी माँ मुझे जरूर बताती थी। हमारे घर में वैसे भी इतनी ज्यादा बातें नहीं होती थी, क्योंकि मेरी भाभी भी अपने काम से काम रखती थी और मेरी माँ की भी ऐसी आदत नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ जरूर चल रहा था जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैं अपनी भाभी से जब भी सूट मांगने जाती वह मुझे दे देती थी और उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। मेरा पति भी मेरी बहुत तारीफ करता था और कहता था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने उसे बताया कि यह सूट मेरे नहीं है, लेकिन उसने यह बात ठीक से नहीं सुनी और कहा कि जिसके भी हैं, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं अगले दिन वह सूट वापस भी कर आती थी। एक दिन मुझे एक अजीब बात सुनाई दी। मेरी भाभी मेरी माँ से कह रही थी कि आपके पास जो मेरे जेवर पड़े हैं वह मुझे वापस दे दे। मेरी भाभी ने अपने जेवर मेरी माँ के पास ही रखे हुए थे। माँ ने पूछा कि क्या करने हैं, तो उन्होंने कहा कि जरूरत है मुझे। और जेवर लेकर जब मेरी भाभी कमरे से निकली तो अपने जेवर लेकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चली गई। मैंने माँ से कहा कि यह क्या हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, उसकी चीजें हैं, उसके मायके वालों ने दिए हैं, अगर वह ले जा रही है इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा, क्यों, भाभी को आप पर भरोसा नहीं है। माँ ने कहा, नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस उसके पास ही रहने दो तो अच्छा है। कल को अगर मुझसे कहीं गुम हो गए तो फिर मुझसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि क्या कहाँ रखा है। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मेरी भाभी की हर बात मानती थी और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। जो कहती थी मेरी माँ तुरंत मान लेती थी। एक दिन मैं घर आई तो भाभी घर पर नहीं थी। माँ ने कहा कि अपने मायके गई है। जब मैं दोबारा आई तो तब भी वह घर पर नहीं थी। मैंने कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही जाना शुरू कर दिया है। आपने तो भाभी को बहुत ढील दे दी है। 3 साल तक तो वह आपकी हर बात मानती थी, आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाती थी।
मैं जब भी आती थी वह घर पर मौजूद होती थी। अब आप कह रही हैं वह घर पे नहीं है, तो अपने लिए भी खाना बना लो और मुझे भी खिला दो। मैं अपने घर से आती हूँ कि चलो थकी हारी भाभी से खिदमत करवा लूं, लेकिन आजकल भाभी घर पे नहीं मिलती हैं और आप भी उन्हें मना नहीं करती। जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन तो उन्हें रोका करो कि घर पर रहो। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ऐसी बन गई और मैं अपनी भाभी के पीछे बातें करना शुरू कर दी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे अंदर एक अजीब सी चीज आ गई थी। मैं इसी तरह की बातें करने लगी थी। माँ का कहना था कि मैं इस पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि कमी इसके अंदर नहीं है, हमारे बेटे के अंदर है। इसीलिए अगर हम इस पर ज्यादा पाबंदियां लगाएं और कल को इसने यह बात किसी को बता दी तो क्या होगा। मैंने कहा, क्या वह ऐसी है कि सबको यह बात बता देगी? माँ ने कहा, इसके पीछे क्यों पड़ गई हो, अपनी सुनाओ। अभी बात कर रही थी कि मेरा सिर चकराने लगा। माँ ने मुझे संभाला और मुझे बैठने को कहा। मैंने पानी पिया और मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। मैं बहुत खुश थी कि मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पति भी इस खबर से खुश थे। वापस आते हुए मेरी माँ ने मुझे मिठाई के साथ मेरे ससुराल भेजा और वहाँ भी सब लोग बहुत खुश हुए। जब यह खबर मैंने अपनी भाभी को सुनाई तो वह भी दिल से बहुत खुश थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी फिक्र थी। सोचती थी कि कहीं मुझे मेरी भाभी की नजर न लग जाए। यह नहीं कि वह मुझसे हसद करेंगी, मगर कभी कभी अनजाने में भी नजर लग जाती है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और मुझे यह खुशखबरी मिल गई थी, लेकिन मेरी भाभी की शादी को 4 साल होने वाले थे और अब तक उनके पास यह खुशी नहीं थी। ऐसे में इंसान के दिल से आह निकल ही जाती है। मेरी माँ ने कहा कि मेरी भाभी ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थी। कभी वह भाभी के बारे में कुछ कहती थी और कभी कहती थी कि वह बहुत अच्छी इंसान है। मैं बिल्कुल उलझन में थी। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं यह सारी बातें डिस्कस करती थी, क्योंकि अपनी माँ या भाभी से यह सब कहना मुमकिन नहीं था। दोस्त ने कहा, शायद तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी की साइड ले रही है, क्योंकि तुम्हारे भाई में कमी है। मैंने कहा, कमी है तो वह चली जाए, भाई को छोड़ के क्या अपना नुकसान नहीं करेगी? फिर उसके साथ कौन शादी करेगा? डॉक्टर ने मुझे शुरू में कुछ दवाइयाँ दी थी और कहा था कि इन्हें वक्त पर लेना जरूरी है ताकि ठीक से बरकरार रहे। एक दिन मैं भाभी से सूट लेने के लिए उनके कमरे में गई तो उनकी साइड टेबल पर कुछ दवाइयाँ रखी थी। उस दवा को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये तो वही दवा थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, मगर मेरी भाभी ये दवा क्यों ले रही थी? क्या वो भी पेट से थी? लेकिन डॉक्टर ने मेरे भाई को ये तो कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है। फिर ये सब कुछ क्या था और ये दवाइयाँ यहाँ क्यों पड़ी थीं? इसका मतलब मेरी माँ भी इस बारे में जानती थी, नहीं तो वो इन दवाइयों को ऐसे सरेआम नहीं रखती। पर ये क्या हो रहा था कि मेरी भाभी की गोद में किसका बच्चा था? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने उनके कपड़े देखे तो उन्होंने अपने लिए कुछ कपड़े काट के रखे हुए थे, क्योंकि जब मैं उनके कमरे में जाती थी आराम से अलमारी खोल लेती थी और अपनी पसंद का जोड़ा निकाल लेती थी। ये कपड़े उन्होंने अपने साइज से ज्यादा बड़े काटे हुए थे, जैसे बाद में उनको पहनने की जरूरत पड़ेगी। जब उनका पेट बाहर निकल आएगा तो उनको खुले कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब कि मामला संगीन था। मैंने अपनी माँ से ये बात नहीं की, मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए था। मैंने उस दोस्त को बताया और उसने मुझे एक अजीब सी बात बता दी। उसका कहना था कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी भाभी के कपड़े क्यों पहनने को कह रही थी। अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र थी तो तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत कपड़े दे सकती थी। तुम लोग गरीब तो नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पति को तुम्हारी भाभी के पास भेज दिया और उसने कपड़ों से देखकर ये समझा हो कि ये उसकी पत्नी है
और तुम्हारी भाभी की गोद में तुम्हारे पति का बच्चा हो। दोस्तों, मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। ये बात बहुत अजीब थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। मेरी दोस्त से बहुत बात हुई इस मुद्दे पे और आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंच गई कि शायद अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ ने ये सब कुछ करवाया है। क्योंकि अगर मेरी भाभी की पेट में मेरे भाई का ही बच्चा है तो फिर अब तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? ये तो बहुत ज्यादा खुश करने वाली बात थी और ये बात तो सबसे पहले मेरी माँ को मुझे बतानी चाहिए थी। आखिर 4 साल के बाद उनके यहाँ औलाद हो रही है। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही थी कि अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ये सब कर सकती थी क्योंकि उनको मेरे भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो हमेशा यही कहती थी कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शायद उसकी इज्जत बचाने के लिए वो इस मुकाम तक चली गई थी, लेकिन क्या मैं इतनी बेफिक्र थी? और क्या मेरी भाभी भी इस काम के लिए मान गई थी? लेकिन वो क्यों ना मानती? उन्होंने भी तो लोगों की इतनी बातें सुनी थी और आजकल ये लोग कोई ना कोई बात कर रही थी। शायद यही सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचती रही। हमारे घर में मेहमान आ गए थे। मेरे पति ने कहा कि आज तुमने अपने घर नहीं जाना है, घर में मेहमान आए हैं। पता नहीं मैं ये 2 दिन किस तरह गुजारी और तीसरे दिन मैं अपनी माँ के घर चली गई। पहले तो मैंने इन्हीं बातों में ये बताया कि मुझे पता है कि भाभी माँ बनने वाली है और अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चा किसका है। मेरी माँ घबरा गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह से पेश आने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। माँ ने कहा, किसका बच्चा होगा? तेरे भाई का बच्चा है। मैंने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, फिर उसका बच्चा कैसे हो गया? मेरी माँ ने कहा, भगवान ने कृपा कर दिया है, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। डॉक्टर भगवान थोड़ी होते हैं जो उनकी बात पर आंखें बंद करके हम यकीन कर लें। दोस्तों, सब लोग बहुत खुश थे और हैरान भी थे, लेकिन यह बात अभी भी बहुत अजीब लग रही थी कि जब इतने वक्त तक संतान नहीं हुई तो अचानक से ऐसा हो गया जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यह कैसे हो सकता था? जिसे भी बताते उसे मुंह फाड़ कर बातें ही करनी थी। उनसे भी लोग कहाँ खुश होते हैं। किसी के साथ अच्छा हो या बुरा हो, उनको सिर्फ बात ही करनी होती है। बातें करते हैं और हमारा दिल जलाते हैं और हम सुनते भी रहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो अब तक आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भाभी को देखकर लगता है कि उनका 3रा महीना चल रहा है, फिर आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्या मैं नाराज होती? मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ, मैंने क्यों बुरा चाहती? और क्या मुझे खुश नहीं होना था? मेरी माँ का कहना था, यह सब कुछ इतना सीधा नहीं है। मेरी बात का यकीन कर, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ मुझे पहले से ही समझाना शुरू करने लगी, जबकि मैंने अभी उन्हें नहीं बताया था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। फिर मैंने बता दिया। मैंने कहा, आपने कोई ना कोई चक्कर चलाया अपने बेटे के लिए। आपने मेरे घर पर डाका डाला है, मेरे पति को इस्तेमाल किया। मुझे तो लगता है कि मेरे पति को भी इस बात का नहीं पता। आप भाभी की गुलाम हुई पड़ी हैं। वो काले को सफेद भी कहे तो आप कहती हैं कि सफेद ही है, वो कहे कि कौवा काला नहीं सफेद है तो आप उसकी बात मान लेती हैं, क्योंकि आप दोनों एक गलत काम पर काम कर रही हैं। दोस्तों, उस दिन मैंने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया था। आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आपको क्या लगता है कि भाभी के साथ क्या करना चाहिए? और भाई को भी इस बारे में पता नहीं होगा, तो मैं तो ये बात भाई को जरूर बताऊंगी और आज ही बताऊंगी। उसके बाद मैंने तो घर में हंगामा करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी परेशान हो गई और मेरी भाभी ने भी ये सब कुछ सुन लिया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें सब कुछ बताते हैं, भगवान के लिए अपनी जुबान बंद कर, नहीं तो कोई और सुन लेगा। मैं बड़ी तरह बिफरी हुई थी और भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरी दुश्मन है और मैं उन्हें जान से मार दूंगी।
मेरे चेहरे पर नफरत थी और मेरे लहजे में बहुत ज्यादा जहर था। मैं भाभी को ऐसे देख रही थी कि जैसे वो मेरी दुश्मन है, क्योंकि और मैं क्या कर सकती थी। अगर वाकई वो सब कुछ हो चुका था जो मैं सोच रही थी, तो फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर बहुत बड़ी क़यामत ला दी थी और शायद मेरे पास खामोश रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे पता जरूर लगाना था कि उन्होंने क्या किया है। तब मेरी भाभी ने मुझे बताया कि वो एक डॉक्टर के पास गई थी। उसने मुझे एक इलाज के बारे में बताया था जिसे ईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे केस में चांस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर तुम एक चांस लेना चाहो तो ले सकती हो। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसलिए मैंने अपना जेवर भी बेच दिया और अपने पति को भी मना लिया। मैंने अपने पति को ये नहीं कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसे कहा कि थोड़ी बहुत परेशानी है। मैं वहीं पर जाया करती थी क्योंकि मुझे रोजाना इंजेक्शन लगने होते थे। तभी मैं घर पर नहीं होती थी और मेरी सास यानी कि तुम्हारी माँ मेरा पूरा साथ दे रही थी। इस बात के लिए मैं हमेशा से उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि लोग इस तरीके इलाज को गलत समझते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि औरत के जिस्म में पराया प्रेगनेंसी डाल दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये मुझे इस डॉक्टर ने यकीन दिलाया और मुझे कहा कि जब तक मेरा प्रेगनेंसी 4 महीने का नहीं हो जाता, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बतानी, नहीं तो नजर भी लग सकती है और मामला खराब भी हो सकता है। इसलिए ये बात तुम्हें भी नहीं बताई गई थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब मेरा 5वां महीना चल रहा है। मेरे यहाँ औलाद होने वाली है और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं एक साथ 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चे मेरे पति के हैं। हम तुम्हें खुद ये बात बताने वाले थे, लेकिन तुमने ना जाने क्या कुछ सोच लिया। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे इस बारे में पता था। मैंने भी कहीं इस तरीके इलाज के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारे परिवार में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए शायद ये सब कुछ चोरी चोरी किया गया था। भाभी ने अपना जेवर तक कुर्बान कर दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने माँ से माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैंने किस बात को किस बात से जोड़ लिया था और अजीबोगरीब किस्म की बातें सोचने लगी थी कि असल में मेरी एक दोस्त ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। दोस्तों, माँ ने कहा कि बस अब तुम भी ये बात किसी को ना बताना कि हमने ये तरीका इलाज के लिए अपनाया है। बस इतना कहना कि भगवान ने कृपा कर दिया है और औलाद होने वाली है। मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जहाँ इतनी बातें सुनी हैं, मैं वो सब कुछ जाया नहीं होने दूंगी। मेरे पति पे अब भी कोई आंच नहीं आएगी। लोग ये समझेंगे कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और आखिरकार मैंने इलाज करवा लिया और मैं ठीक हो गई और मेरे यहाँ औलाद हो गई। मेरी भाभी ने फिर से मुझे माफ कर दिया था। वो वाकई में बहुत अच्छी इंसान थी। और इसके बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और मेरी भाभी के यहाँ एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। हमारे परिवार में खुशियाँ आ गई। मेरा भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। हम सब लोग खुश थे और इसके बारे में दोबारा हमने कभी किसी से भी ये बात नहीं की। हम इसे ऐसे भूल गए जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। हमें लगा कि बस भाभी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, क्योंकि हम दोबारा से इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकते थे। लेकिन भगवान का कृपा हो गई कि इसके बाद मेरी भाभी के यहाँ वाकई कुदरती तौर पर भी पैदाइश हो गई। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं और इंसानी जिस्म में क्या हो रहा है किसी को भी पता नहीं होता। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद इसका वो परेशानी हल हो जाए और इस पर कृपा हो जाए। भगवान उसके किसी नेक काम से खुश होकर उसका नसीब बदल दे। दोस्तों, मेरी भाभी की सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो बहुत अच्छी इंसान थी। वो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी और हमेशा दूसरों को तसल्ली दिया करती थी। शायद उनकी यही आदत भगवान को पसंद आ गई और उनके ऊपर कृपा हो गई।
मेरी भाभी की खुशगवार जिंदगी और उनकी अच्छाइयाँ हमेशा मेरी यादों में रहेंगी। उस वक्त हमने ये सोचा था कि भाभी और उनके बच्चों के लिए ये एक नया सफर शुरू हो रहा है, लेकिन उस सफर में उनकी अच्छाइयों और सब्र का बहुत बड़ा हाथ था। हर बार जब भी उनकी मुस्कुराहट देखती तो मुझे याद आता कि उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी। हमारे परिवार में खुशियाँ आई थी, लेकिन साथ ही उनकी औलाद की परवरिश और तरबियत का एक नया दौर शुरू हुआ। मेरे भाई और भाभी ने मिलकर अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी कि अच्छा इंसान बन सके। वो उन्हें सबसे पहले इंसानियत का एहसास दिलाते थे और ये सिखाते थे कि किस तरह से दूसरों की मदद करनी है। मैंने देखा कि भाभी ने किस तरह से अपने बच्चों को दुनिया की खुशियों से रोशन किया और ये समझाती थी कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ये सब देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी खुद की जिंदगी का हर पल एक सबक था, एक सबक जो सिर्फ जिंदगी के मुश्किल पलों से नहीं बल्कि उनके खुद के इरादों और जज्बातों से भरा हुआ था। दोस्तों, मुझे याद है एक बार जब उन्होंने मुझे कहा था कि जिंदगी में हर एक शख्स को अपनी कहानी लिखने का मौका मिलता है। तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें ये देखना है कि तुम किस तरह से उसको बेहतर बना सकती हो। इस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपने इरादों और जज्बातों के साथ जीना शुरू करूंगी। फिर एक दिन मेरी भाभी ने अपने बच्चों को लेकर एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारें और उन्हें सबक देखने को मिले। उस दिन उन्होंने बच्चों को सिर्फ खुशियाँ देने का नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी की खुशबू भी महसूस करवाई। बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जिसमें उनकी खुद की जिंदगी के सबक होते थे। उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि हर एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो खुद को बदल सकता है अगर वो चाहे तो। दोस्तों, आखिरकार उनके साथ बिताए हुए लम्हे ने मुझे ये समझाया कि जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि इस सफर में मिलने वाले लोग, उनकी कहानियाँ और उनके साथ बिताए गए वक्त ही असल में जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। भाभी की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे ये सिखाया कि खुद पर विश्वास रखना और दूसरों की मदद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब एक ऐसा पैगाम था जो मैं हमेशा याद रखूंगी कि जिंदगी के हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखने को होता है और हर एक मुश्किल के बाद एक नई खुशी होती है। जब तक भाभी मेरे साथ थी मैं उनसे हर बार कुछ नया सीखती रही और उनका ये पैगाम मेरे लिए एक सतोरी बन गया। हर बार जब भी मैं कुछ मुश्किल महसूस करती उनकी याद मेरी हिम्मत बढ़ा देती। उनकी कहानी मेरे लिए एक मिसाल थी और इस मिसाल ने मुझे हमेशा जिंदगी के रंगीन सफर में चलने की हिम्मत दी। दोस्तों, जिंदगी मुश्किलें लेकर आती है, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा देती है। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वो पल होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। दुख और तकलीफ से गुजर कर ही हम असली खुशी और सुकून को पा सकते हैं। बस यकीन रखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और खुशियों से भरी सुबह जरूर होगी। जिंदगी एक सफर है जो कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही तो हमें सिखाती है कि हिम्मत और हौसला कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसान रास्ते खुल जाते हैं। चाहे अभी सब कुछ उलझा सा लगे, लेकिन वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है और हम और भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, यकीन रखो अपने आप पर और अपने सपनों पर, क्योंकि एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।